नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। 8 अगस्त यानी कि रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में एक ऐसा दिन था जब भारत जोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और कथित रूप से ये बताया जाता है कि उस भारत जोड़ो आंदोलन में जो अंग्रेजों के जमाने के 222 पुराने कानून बने हुए हैं उनको हटाने की, उनको रिपील करने की बातें कही जा रही थी। इस उद्देश्य से भारत जोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जंतर मंतर पर। ये वो इलाका है जो संसद से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर पुलिस हमेशा तैनात होती है क्योंकि कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन वहां पर चलता रहता है। वो ऑफिशियल प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन अगर ऐसे इलाके में भारत जोड़ो आंदोलन अगर अचानक से एक ऐसे माहौल में तब्दील हो जाए जहां पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी हो और बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां होने लगे और वो भी जो जितने भी पुलिस है उनकी प्रेजेंस में, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये प्लान तरीके से नहीं किया गया था कि भारत जोड़ो आंदोलन को तब्दील कर दो भारत के मुस्लिम विरोधी आंदोलन में? जी हां, 1 घंटे का वो आयोजन था जहां पर लोगों ने अपनी स्पीच बोली। उसमें बीजेपी के जो पूर्व प्रवक्ता हैं और वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने भी स्पीच दिया। स्पीच देकर जब वो निकल गए उसके बाद जमकर नारेबाजी हुई और उस नारेबाजी में क्या कुछ कहा गया, कुछ नारे आपको यहां पर बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नारे हैं जो मैं खुद पत्रकार होने के बतौर में नहीं बोल सकती हूं। कुछ एक नारा था जो सुनाई पड़ा, वहां पर 6-7 लोग थे जो कि मुस्लिम विरोधी नारेबाजी और आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और उनमें से एक था, मुस्लिम्स को धमकी दी जा रही थी कि अब आपको राम राम कहना होगा। और नारे सुनिए क्या थे। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। फिर मुसलमानों को अलग अलग तरीके से के नामों से बुलाया गया और फिर उसके बाद 3-4 बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक नारे लगाए गए जिसमें कि बार बार मुसलमानों के लिए ये कहा जा रहा था कि अब उनको राम राम कहना ही होगा। जोर जबरदस्ती अलग अलग नामों से उस विशेष समुदाय के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए थे और वही नारे लग रहे थे। आप ये सोच सकते हैं कि उस किस माहौल में वो नारे लगे होंगे। पुलिस चारों तरफ तैनात रहती है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब ये आयोजन हो रहा था तो उसके लिए पुलिस से परमिशन नहीं ली गई। अब इस बात को कैसे माना जाए? लेकिन अब आज क्या हुआ है कि अश्विनी उपाध्याय जो कि पूर्व बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनको 6 लोगों के साथ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कम से कम दिल्ली पुलिस कुछ हरकत में नजर आ रही है क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी शोर मचा और कहा कि बिल्कुल दिल्ली के हार्ट में यानी कि दिल्ली के दिल में और बीच दिल्ली में दिन दहाड़े पुलिस की प्रेजेंस में अगर इस तरीके की नारेबाजी होती है तो आप इसे क्या कहेंगे? या तो इसे प्लान तरीके से किया गया या इस उद्देश्य से वहां पर इस आयोजन को किया गया, जो कि अश्विनी उपाध्याय ने अपने पूछताछ में ये कहा है कि नहीं, उन्हें इस नारेबाजी से प्रॉब्लम है और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। और उसके बाद एक वीडियो भी जारी हुआ है और वो वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर वो सर्कुलेट किया गया जिसमें कि ये नारेबाजी हो रही है और विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं, मुस्लिम विरोधी नारे लग रहे हैं। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अगर इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या आप मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए अब मुसलमानों को हमेशा डर कर रहना पड़ेगा, मुसलमानों को हमेशा धमकी भरे माहौल में जीना पड़ेगा, मुसलमानों को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बिल्कुल एक सेकंड क्लास सिटीजन हो गए हैं? कुछ इसी तरीके की फीलिंग अब दिल्ली के मुसलमानों में आ गई है।
अब आपको बता दें कि जिस समय आज अश्विनी उपाध्याय को जब हिरासत में लिया गया तो बहुत सारा ड्रामा हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन है वहां पर देखा, क्योंकि वहां पर जमकर लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश की। लगभग 1 बजे का समय था जब अश्विनी उपाध्याय के साथ कई लोगों को वहां पर हिरासत में लिया गया। अब आपको बता दें कि जो आरोपियों की लिस्ट है, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह आपको बता दें कि सेव इंडिया फाउंडेशन के निदेशक हैं, जिनके बैनर तले ये भारत जोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम किया गया था। अश्विनी उपाध्याय ने एक चिट्ठी भी लिखी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस वीडियो को देखा है जो वायरल हुआ है, और इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, और अगर इसके लिए कोई प्रमाण मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उसके अलावा अश्विनी उपाध्याय ने ये कहा कि वो उन लोगों को नहीं जानते जिन्होंने नारेबाजी की है, वो ना इन लोगों से मिले हैं, ना कभी उनकी किसी तरीके की कोई मीटिंग हुई है। तो अश्विनी उपाध्याय ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। लेकिन आज जब अश्विनी उपाध्याय को हिरासत में लिया गया तो तमाम बीजेपी के समर्थक कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के गेट पर जमा हो गए थे, यानी कि वो जो आर्टीरियल रोड थी वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करनी पड़ी, इतना बड़ा हंगामा हो गया था। तो आज सवाल ये उठता है कि अश्विनी उपाध्याय अगर कथित रूप से इसमें आरोपी हैं, क्योंकि जो भारत जोड़ो आंदोलन की जो मीडिया प्रभारी हैं शिप्रा श्रीवास्तव, उनका ये कहना है कि जो भारत जोड़ो आंदोलन जो आयोजन हुआ था जो अश्विनी उपाध्याय की अगुवाई में ही किया गया था, उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। अच्छा अनमोल, आप वहां पर उस दिन थे 8 अगस्त के दिन जिस दिन ये वारदात हुई, और उस दिन आपने एग्जैक्टली क्या देखा था? जब अश्विनी उपाध्याय जी बोल रहे थे तो क्या हुआ? अश्विनी उपाध्याय वहाँ नहीं थे जब मैं था, मैम वो थोड़ा लेट था जी। हाँ, तो आपने किस तरीके का माहौल वहाँ देखा था? वहाँ पे लोग थे, खास कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, और जो टारगेटेड थे, और उसमें था कि जब ये लोग काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह का वहाँ पे पूरा सेटअप था। और पूरी तरह से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुसलमान 40-40 बच्चे पैदा करते हैं, ये लोग देश में बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, ये सारी बातें। और फिर मैंने जब उनसे गरीबी को लेकर सवाल किया, देन वो लोग भड़क गए, और फिर उन लोगों ने मुझसे कोशिश की ये बुलवाने की कि तुम पहले जय श्री राम बोलो, तुम जिहादी हो, और तुम पहले जय श्री राम। आपने उनसे क्या सवाल किया था? आपने उनसे क्या सवाल किया था? मैंने उनसे ये सवाल किया था कि इस वक्त जब देश में प्रधानमंत्री लोगों को अनाज दे रहे हैं, इस देश में करोड़ों लोगों को सरकार की तरफ से अनाज दिया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि इस देश में बहुत सारे लोग अनाज तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि लोग गरीबी में हैं। ऐसे वक्त में देश में गरीबी मिटाने के बजाय, लोगों को रोजगार मुहैया कराने के बजाय, इन सब मांगों के बजाय आप उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो खाया खाए पेट का मुद्दा है। एक बार सबको रोटी और रोजगार मिल जाए, फिर पूरा देश मिल के बात कर ले कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या गलत है, क्या सही है, कितना लागू होना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल पूरा हो इससे पहले ही वो भीड़ थोड़ी उग्र हो गई, और वो अचानक से चिल्लाने लगे सबकी जिहादी जिहादी। 70 साल पहले देश में गरीबी नहीं थी क्या? कांग्रेस के टाइम नहीं थी क्या? मोदी जी के आने के बाद हुआ है सब कुछ। देन वो सारे लोग पूरा अटैकिंग हो गए और मुझसे इस बात के लिए जिद करने लगे कि तुम जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। तो आपको बेसिकली आपके ऊपर प्रेशर डाला उन्होंने कि आप जय श्री राम बोलो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात के लिए पूरी भीड़ ट्रिगर्ड हो गई थी लास्ट में, और पूरे 100-150 लोग मिल के सब लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि तुम जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, ये सारी बात। तो आपने क्या कहा जब उन्होंने बोला कि आप जय श्री राम बोलो? तो आपने क्या बोला फिर? मैंने उनसे पहले बोला कि देखिए मैं एक रिपोर्टर हूँ, और मेरा काम खबर करना है, मेरा काम नारे लगाना नहीं है। तो आप मुझसे खबर पर बात कर लीजिए, आप मुद्दों पे बात कर लीजिए, आप ये मत मुझसे कहिए कि मैं कोई नारा लगाऊं, क्योंकि मेरी पहचान मेरा काम होना चाहिए। मैं कौन सा नारा लगाता हूँ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं माने, और फिर अचानक से एक आदमी आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और उसने बहुत ही डरावने तरीके से और एक टोन में उसने मुझसे कहा घूर के कि तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या? क्या तुम जय श्री राम नहीं बोल सकते? देन वहाँ पर बात आ गई थी पूरे मेरे अभिव्यक्ति की आज़ादी की, मेरे बोलने की
चॉइस की। तो मैंने, क्योंकि वहाँ मैंने चूज किया और मैंने उनसे कहा कि अगर आप लोग मुझे घेर कर कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं बोल दूंगा, लेकिन आप इतने सारे लोग घेर कर मुझसे जबरदस्ती बोलने को कहेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। आपको उस समय डर नहीं लगा? आपको उस समय डर नहीं लगा कि इतने सारे लोग हैं, कोई आपको मार सकता है? डर लगा था मैम, जब उस आदमी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के ये बात बोली थी तो डर लगा था मुझे। और वही वो पॉइंट था जब मुझे तय करना था कि मुझे डर के सरेंडर कर देना है या फिर अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने चॉइस को बचा के रखना है। तो इस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भले मेरी हड्डी टूट जाए, मेरे शरीर पे कुछ चोटें आ जाए, वो चोटें तो रिकवर हो ही जाएंगी साल भर 6 महीना में, लेकिन अगर मैंने यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो जो चोट मेरी आत्मा पे आएगी वो शायद कभी रिकवर ना हो पाए। इसलिए मैंने शरीर पे चोट खाना। जी अनमोल, लेकिन ये कौन लोग थे जो वहाँ पर नारेबाजी जिन्होंने की थी? कि इनका क्या बैकग्राउंड था? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था? ये सारे लोग वो लोग थे जो उस प्रोग्राम में आए हुए थे और ये कॉमन लोग थे, ये आम लोग थे, किसी पार्टी के कोई ऑफिशियल पोस्ट होल्डर लोग नहीं थे। कोई कह रहा था कि मैं आर्मी का रिटायर्ड जवान हूँ, कोई 12th का स्टूडेंट था, कोई कह रहा था मैं फार्मर हूँ, तो कोई कह रहा था मैं व्यापारी हूँ। ये कॉमन लोग थे जो इस प्रोटेस्ट में आए हुए थे और ये सब कुछ उनके द्वारा किया गया। देखिए, चार्जेस लगाने पर एक पुलिस को कौन रोक सकता है? चार्जेस साबित करना कोर्ट में वो अलग बात है। और दिल्ली पुलिस और दूसरे पुलिस एजेंसीज जिन्होंने ऐसे मुकदमे या चार्जेस लगाए थे, कोई भी ऐसे चार्जेस आखिरकार कोर्ट में सिद्ध तो नहीं हुए। तो अश्विनी उपाध्याय के और उनके साथियों के विरुद्ध भी ऐसे चार्जेस अगर लगाए तो मैं ये नहीं मानता कि ये बाद में सिद्ध होंगे कोर्ट में, क्योंकि ये सेडेशन का मामला तो है नहीं। ये दूसरी 153A या कोई और सेक्शन जहाँ कॉजिंग हेट्रेड बिटवीन कम्युनिटीज वो तो लग सकता है, पर डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं होता है ये। लेकिन इसमें जो केसेस हैं जो दंगा भड़काने के और बिल्कुल जो एक दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए है, तो वो सब तो केसेस लगेंगे जो आपने बताया, धारा 153 और 188। हाँ, 153 या 295 वो सब तो लग सकते हैं। और ये अब देखना पड़ेगा कि तफ्तीश के बाद कौन कौन से धाराएं लगती है। तो अब सवाल उन्हीं से किया जाएगा, क्योंकि जब उनकी लीडरशिप में ये प्रोग्राम हुआ है तो सवाल उन पर खड़े होते हैं। तो इस तरीके की नारेबाजी हुई है। अब पुलिस ने धारा, जो आईपीसी की धारा है 153A और 188 के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि संसद के 1.5 किलोमीटर के पास अगर इस तरीके की दिन दहाड़े अगर लोग खुलकर इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं तो इसका संदेश क्या है? यानी कि जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको सिस्टम यानी कि जो स्टेट का समर्थन है वो प्राप्त है और इसीलिए सीना तानकर ऐसे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। उनको ये पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको संरक्षण मिल जाएगी, वरना जंतर मंतर जैसे इलाके में लोग इस तरीके की नारेबाजी, और वो भी एक विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ, अगर आप इस तरीके की नारेबाजी करें और आपको डर भी नहीं लग रहा है, आपको ये डर नहीं है कि पुलिस आपको पकड़ लेगी, पुलिस का पहरा हमेशा जंतर मंतर पर रहता है, पुलिस की बैरिकेड्स हमेशा लगे होते हैं, तो आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे पड़ी कि इतने बड़े बड़े नारे वो बीच शहर में और वो भी जंतर मंतर इलाके में लगा सके? यानी कि जिन लोगों ने नारेबाजी की उनको पता है कि अगर वो गिरफ्तार होंगे या उनको हिरासत में पूछताछ के लिए लिया भी जाएगा तो उन्हें आसानी से छोड़ दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें स्टेट की संरक्षण मिली हुई है, और स्टेट की संरक्षण मिली हुई है तो घेरे में पुलिस भी आती है, घेरे में गृह मंत्रालय भी आता है जिसके अधीन दिल्ली पुलिस है। तो क्या सरकार इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है मुसलमानों के खिलाफ? और ये घटना ठीक 2 दिन बाद फिर से हुई है, यानी कि 8 अगस्त को जब ये घटना हुई है उसके 2 दिन पहले ही दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में हज हाउस को लेकर
विरोध प्रदर्शन किया था हिंदू संगठनों ने, और ये कहा था कि अगर हज हाउस बनाने की परमिशन दी जाएगी तो वो इलाका भी दिल्ली दंगे वहां पर हो सकते हैं, दिल्ली दंगों जैसा माहौल हो सकता है, शाहीन बाग, जाफराबाद या कश्मीर जैसी सिचुएशन आ सकती है। इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हुए और जो हिंदू संगठन है उन्होंने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिखी, जो एलजी हैं उनको चिट्ठी भी लिखी अनिल बैजल को, कि देखिए आपने जो जमीन आवंटन किया है हज हाउस के लिए उसको आप रद्द कर दें। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मुसलमानों को सेकंड ग्रेड का एहसास दिलाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं। सरकार कितना कुछ कर रही है मुसलमानों को ये एहसास दिलाने के लिए कि अब समय आ गया है कि मुसलमानों को डर कर रहना होगा। क्या यही है लोकतंत्र? और कोई भी छोटा मोटा केस होता है, हम किसी को भी राष्ट्र विरोधी बना देते हैं, किसी के खिलाफ भी यूएपीए लगा देते हैं, किसी के खिलाफ भी हम ये कह देते हैं कि वो एंटी नेशनल है। आज ऐसे लोग अगर कथित रूप से अश्विनी उपाध्याय और ये जो 6 लोग जिनसे पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया गया है, और अगर इनका प्रमाण मिल जाता है कि ये लोग ही थे या बीजेपी ही ऐसा करवा रही थी, तो आज इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस किस तरीके के आरोप लगाएगी? क्या इनके खिलाफ सेडिशन का मामला जमता है? क्या इनके खिलाफ यूएपीए के केसेस लगाए जाएंगे? क्योंकि ये कम्युनल डिसहार्मनी का मामला है। आप नफरत फैला रहे हैं समाज में, और नफरत फैलाने के लिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? दिल्ली पुलिस हरकत में जरूर आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी इसको लेकर बैकलैश है, हिरासत में पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरीके के चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं अश्विनी उपाध्याय और जो बाकी 6 लोग हैं उनके खिलाफ, जो कि हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन जो मुसलमानों को डराने का, धमकाने का, उनको ये एहसास दिलाने का कि अब इस देश में उनके लिए जगह महफूज नहीं है, आखिर इस तरीके का माहौल मुसलमानों के लिए क्यों बनाया जा रहा है? क्या हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर चुनावी ध्रुवीकरण की हम तैयारी कर रहे हैं, जहां पर हम हिंदू और मुसलमानों को बांट देंगे? अगले साल दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं, फिर 2022 में ही, अभी 6 महीने के अंदर अंदर यूपी में चुनाव होना है। तो क्या यूपी के चुनाव की जमीन यहां दिल्ली में तैयार की जा रही है? जो यूपी में जहर बोया जाएगा, क्या उसकी बीज हम अभी दिल्ली में बो रहे हैं? ये सारे बड़े सवाल हैं, और अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस इन लोगों के खिलाफ किस तरीके के चार्जेस को फ्रेम करती है, क्या केस बनाती है, और उसी पर ये देखना होगा कि जो गृह मंत्रालय है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर भरी बीच दिल्ली में, जंतर मंतर ऐसे इलाके में अगर इस तरीके की नारेबाजी हो रही है, हमने पिछले बार भी देखा था कि जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, अभी उसकी आग ठंडी नहीं हुई है। तमाम मुसलमानों से अगर आप बात करिए उस इलाके के, और आज भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, तो उनका ये कहना है कि मुसलमान बहुत डरे हुए हैं और पिछले साल की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने वो इलाके छोड़ दिए हैं, कुछ अपने गांव चले गए हैं, और ऐसे माहौल में जबकि मुसलमानों के घाव नहीं भरे हैं, आप लगातार उस घाव पर चोट लगाते चले जा रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं कि आप हज हाउस नहीं बनाएंगे, कभी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को काट दिया जाएगा, कभी आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो क्या मुसलमानों के ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है जय श्री राम बोलने के लिए? तो ये किस तरीके के माहौल को हम देख रहे हैं जो समाज में इस समय बन रहा है? एक ऐसा समाज जहां पर सिर्फ नफरत का बीज बोया जा रहा है। इसके पीछे मंशा क्या है? क्या चुनावी मंशा है, ध्रुवीकरण की मंशा है? इन सारी चीजों पर अभी एक तरीके से पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।